जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने ही वाले हैं। जस्ट 9 तारीख से आपके मिड टर्म के एग्जाम JNK वालों के स्टार्ट हो गए हैं और 18 तारीख से आपको पता है कि RBS के भी वालों के जो है मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपको पता है पैटर्न तो एक ही रहने वाला है, ठीक है। हाँ, भले BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का जो है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हो, बट टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो सेम सेम, जैसे फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर हो गया तो ये आपको हॉर्टिकल्चर और BSc एग्रीकल्चर दोनों में आपको ये टॉपिक सेम मिलेंगे। तो कुछ टॉपिक जो है आपके सेम रहेंगे, तो उसकी भी सीरीज हम लाए हैं। उसके लिए आप आई बटन पर उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी जो आपकी हॉर्टिकल्चर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसकी भी वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों इंट्रोडक्टरी क्रॉप फिजियोलॉजी भी आपके टॉपिक है। तो ये दोस्तों टॉपिक वाइज हम जो है मिड टर्म आपके प्रीवियस ईयर के मिड टर्म के जो है क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। 2020 का पेपर है। तो दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम इस चीज पेपर के माध्यम से ये तो पता लग जाता है कि पैटर्न क्या रहने वाला पेपर का, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आपको पता है कि आपको जो है क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि टाइम कम है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज में लाया हूं आपके लिए। आपका एक टॉपिक है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, तो BSc एग्रीकल्चर वालों का टॉपिक है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ठीक है, उसके दोस्तों हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। 30 क्वेश्चन, आपको पता है कि मिड टर्म में 30 क्वेश्चन आते हैं। बट दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 30 क्वेश्चन तो आते हैं, 30 क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 15 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आ गए और 15 नंबर में क्या आ गया आपका ट्रू फॉल्स वगैरह और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसा कोई एक्यूरेट नहीं है कि जो है आपके 30 क्वेश्चन आए तो 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ना। आप इसके भरोसे बिल्कुल भी ना रहे कि अपने जो 30 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव भी आएंगे तो अपन कर लेंगे। तो अपने को दोस्तों अपनी तैयारी, देखो जितने से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा अपने से, देखो अब टाइम थ्योरी का पढ़ने का तो टाइम अपने पास है नहीं, ठीक है। तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएं और आपको एग्जाम का जो है पैटर्न पता लग जाए, किस प्रकार का आपका पैटर्न होता है। आपको ये तो पता है कि आपके एग्जाम जो 1 घंटे का होता है ना। टाइमिंग क्या रहती है एग्जाम की, 1 घंटे की टाइमिंग रहती है। 30 नंबर का पेपर होता है। ये बेसिक चीजें तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस के क्वेश्चन चला रखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस पेपर की जो है PDF में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी दोस्तों एग्रीकल्चर संबंधित जितना भी न्यू डाटा, न्यू वैकेंसीज की जानकारी सबसे पहले मैं स्टोरी में डालकर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन चैनल पर इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कि कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में बनाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका जो है इस सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये याद रखें दोस्तों, मैंने खुद से क्वेश्चन नहीं बनाए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या, पेपर आपका इंग्लिश में ही आता है तो उसको मैंने क्या किया, हिंदी में कन्वर्ट किया, ठीक है। जैसा आपको पता है कि ग्वालियर का जो है, तो ग्वालियर में क्या कि उनका पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। बट जबलपुर वालों का ये है कि पेपर आपका इंग्लिश में ही आता है, ठीक है। तो यही आपके लिए जो थोड़ी जबलपुर वालों के लिए थोड़ी ये कि एक वीक पॉइंट हो जाता है इंग्लिश का, तो उसकी कोई चिंता नहीं है, अपने लिए जो है फायदे की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को आगे MSc में भी इंग्लिश ही आएगी तो वो अपने को काम आने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रकंद और कंद संशोधित प्रकार है, यानी जो आपके राइजोम और ट्यूबर हैं वो कौन से मतलब मॉडिफाइड है। तो जो आपके राइजोम और ट्यूबर है कौन मॉडिफाइड है, लीफ है या फ्रूट है या स्टेम या फ्लोवर। तो क्या है राइजोम और ट्यूबर क्या है, तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो राइजोम और ट्यूबर आपके एक प्रकार के स्टेम है, आपने इनके बारे में सुना होगा, जैसे स्टोलन हो गया, आपका रनन हो गया, इनको प्रकंद बोलते हैं, कंद बोलते हैं, ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, इनके बारे में आपने बिल्कुल सुन रखा होगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये राइजोम और ट्यूबर एक प्रकार के क्या है, स्टेम है। बट कई बार अपने से एग्जाम में ये चीजें भी पूछी कि एग्जाम्पल भी अपने से पूछ लिए जाते हैं कि भाई राइजोम का एग्जाम्पल क्या है और ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको राइजोम के एग्जाम्पल बताने वाला हूं। तो राइजोम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है आपका अदरक, लिख लीजिएगा। अदरक हो गया आपका, और आपका हल्दी हो गया, है ना। अदरक यानी जिंजीबर, और आपका हल्दी आपका ट्यूबर हो गया, इसको इंग्लिश में ट्यूबर ही बोलते हैं। हल्दी हो गया, हल्दी के बाद केला आपका जो बनाना हो गया, और कुछ घासेस जो हैं, ग्रासेस हैं, तो ग्रासेस भी जो आपकी किस में आती हैं, राइजोम में आती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसके, राइजोम के। अदरक, हल्दी, केला और घास, ये एग्जाम्पल किसके हैं, राइजोम के। इसके बाद आपसे बात करते हैं ट्यूबर के बारे में। ट्यूबर का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है आपका पोटैटो, आपको पता ही होगा, आलू, और एक और है आपका कसावा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टैपियोका, क्या बोलते हैं, कसावा। याद रखिएगा, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत पाई जाती है। आपने सुना होगा साबूदाने के बारे में, तो साबूदाना जो है कसावा से ही बनता है, ठीक है। और ये इसमें ज्यादा मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि कसावा यानी टैपियोका में कितने मतलब अपने को कितनी कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो अपने को 160 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखिए कितने, एक
मतलब कितनी प्राप्त होती है, 160 कैलोरी अपने को किससे प्राप्त होती है, कसावा से। लिख लीजिएगा, कसावा जिसको टेपियोका बोलते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार का क्या है, ट्यूबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू ICBN न्यू नेम ऑफ क्रूसीफेरी, यानी ICBN के अनुसार क्रूसीफेरी फैमिली होती है, इसका नया नाम क्या है। ठीक है, कि ICBN का आपको पता है कि ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगस एंड प्लांट्स। तो ये क्या करता है कि भाई जो आपका ICBN है, ये क्या करता है कि भाई जो भी ओल्ड नाम होते हैं उनको न्यू नाम करने का काम करता है। कौन, ICBN है ना, एक प्रकार की संस्था है ये, जैसे कि अपने इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उसी प्रकार की एक संस्था है। ठीक है, तो ये पेप्लिनियोशी, इसका ICBN ने किसका जो है क्रूसीफेरी का नया नाम क्या रखा है आपको पता है, तो पेप्लिनियोशी रखा है क्या, ब्रेशिकेसी या पोएसी या लेग्यूमिनेसी। तो सीधी सी बात है, क्रूसीफेरी का नया नाम हो गया है ब्रेशिकेसी। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, क्रूसीफेरी का नया नाम क्या हो गया है, ब्रेशिकेसी, जिसमें क्या आती है आपकी मूली आती है, सरसों आती है ब्रेशिकेसी में। ठीक है, आपके जो है फूल गोभी होगा, पत्ता गोभी, गांठ हो गई वगैरह, ये सब किस में आती है, मूली होगा। तो ये सब ब्रेशिकेसी या क्रूसीफेरी फर्मार में होती है। ठीक है, आपने कई बार पूछा गया ब्रेशिकेसी या उसको बोलते हैं अपन क्या, क्रूसीफेरी। तो ये इसके नाम याद रखिए, ब्रेशिकेसी और क्रूसीफेरी एक ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है। और पेप्लिनियोशी तो आपको पता है कि पेप्लिनियोशी एक प्रकार की लेग्यूमिनेसी के अंदर ही आता है। ठीक है, क्योंकि लेग्यूमिनेसी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी, पेप्लिनियोशी, पेप्लिनियोशी के बाद मिमोशोडी, मिमोशोडी के बाद शिशल्पनोडी। तो ये इनको 3 भागों में विभाजित किया गया, किसको, पेप्लिनियोशी को। ठीक, पोएसी तो आपको पता ही है, जनरल 40 सभी दालें जो है लेग्यूमिनेसी में आती हैं, पोएसी में अपनी सारी सीरियल क्रॉप्स आती हैं, अनाज वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, मैं आपको तो 4 ऑप्शन के बारे में बताता चल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, और एक लाइक तो बनता है, सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि निम्न में से कौन जैव विविधता बाह्य स्थान संरक्षण का एक उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सन, यानी जो है जैव विविधता का बाह्य संरक्षण क्या है, बीज बैंक है, या आपका बायोस्फीयर रिजर्वेशन है, या आपका पवित्र उपवन जिसको सीक्रेट ग्रोवेश बोलते हैं, या नेशनल पार्क यानी उद्यान। तो क्या है दोस्तों, ये आपका मतलब सीड बैंक, ये थोड़ी अंदर से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ना। तो ये इसका सही आंसर आपका क्या है, सीड बैंक है। याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है। ठीक, वैसे ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं होते, जनरली बहुत कम रिपीट होते हैं। ठीक है, याद रखिए इस क्वेश्चन का क्या है, सीड बैंक आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर, ये एक इंपॉर्टेंट क्रिया है दोस्तों। क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय की क्रिया पैकेटिन अवस्था में होती है। तो पैकेटिन मतलब ये पूछ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर मतलब कौन सी स्टेज में होती है, यानी एमाइटोसिस, इंटरफेज अवस्था, मियोसिस या माइटोसिस, यानी ये होती है आसूत्री विभाजन। इंटरफेस को अंतावस्था बोलते हैं, मियोसिस आपको पता है कि क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, और माइटोसिस आपको पता है समसूत्री विभाजन। तो यही पूछ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहाँ होती है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया है वो आपकी अर्धसूत्री विभाजन में होती है, यानी मियोसिस में आपकी जो है क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय की क्रिया होती है। याद रखिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा पैकेटिन, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, इनके बारे में। तो यहीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है जो क्रॉसिंग ओवर है ये पैकेटिन में मतलब कहाँ होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन में होती है। याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति, अर्थ वाज ओरिजिन इन, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, 1 बिलियन ईयर्स बैक, या 10 बिलियन, या 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, या 5 बिलियन ईयर बैक। तो आपकी जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, याद रखिए 4.5 बिलियन ईयर्स बैक जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई कि द्विनाम पद्धति का नामकरण। ये तो फेमस है भाई बायोलॉजी में, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो जिसने दी है वो साइंटिस्ट इतना फेमस है कि बहुत ज़्यादा, वो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको बायोलॉजी में उसका नाम जो है अधिकतर बार उसका नाम सुनने को मिलेगा। ठीक है, मेंडल के बारे अगर किसी का नाम सुना जाता है तो वो है आपके कैरोलस लिनियस,
यानी द्विनाम पद्धति जो सर्वप्रथम किसने दी थी, तो द्विनाम पद्धति सबसे पहले दी थी कैरोलस लीनियस ने। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, एमपीपीएटी में पूछा गया है, बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया। ये आप जो है बेसिकली आपकी देखिए कॉलेजेस एग्जाम तक भी ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, कैरोलस लीनियस के द्वारा। आपको पता है कि भाई द्विनाम पद्धति क्या है, द्विनाम पद्धति मतलब ऐसे साइंटिफिक नेम के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे अभी आपको किंग कोबरा के नाम के आपने सुना होगा नाजा नाजा, किसके बारे में, नाजा नाजा का आपने जो है नॉर्मल नाम, जो आपका किंग कोबरा है उसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है, नाजा नाजा। तो यही इन्होंने नाम दिया था कि ये आपकी एक जाति रहेगी, एक जो आपका वंश रहेगी, एक जाति रहेगी। तो ये आपकी जो है द्विनाम पद्धति दी थी, किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने इसके बारे में बताया था। इनकी कुछ पुस्तक भी छपी हुई है, जैसे जेनेरा प्लांटेनम वगैरह, स्पीसीज प्लांटेनम वगैरह, ये इनकी जो है जनरली किताब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपने को इतना नहीं घुसना है, बट द्विनाम पद्धति जो है सर्वप्रथम किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रेसिका जुन्सिया का संबंधित है, यानी जो ब्रेसिका साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेसिका जुन्सिया, तो ब्रेसिका जुन्सिया ये आपकी मस्टर्ड से संबंधित है, यानी सरसों से संबंधित है, यानी है ना। आपको पता है ब्रेसिका जुन्सिया हो गया, बहुत से जो काली सरसों, पीली सरसों, इनके अलग अलग बोटेनिकल नेम दिए हुए। तो इसका जो है ब्रेसिका जहां भी आ जाए आप समझ जाएंगे सरसों, ठीक है। याद रखिएगा, सरसों मतलब आपकी क्रूसीफेरी परिवार से जो है संबंधित है। तो ब्रेसिका आपकी जो मस्टर्ड से संबंधित है, ठीक है। तो मस्टर्ड राइस का आपको पता ही है कि जो है राइस का आपको पता है, सोरगम का पता है, पी का पता है, ठीक है। तो ये आपको इनके बारे में जनरली बेसिक है, ये तो किसी को भी पता है, ये सीरियल क्रॉप से अपनी, जबकि इसमें एक लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जड़ के संवाहनीय बंडलों को तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। बास्कुलर बंडल ऑफ रूट आर अरेंज्ड इन मिरर, यानी जो जड़ों में बास्कुलर बंडल होते हैं, आपने पढ़ा होगा डाइकोट बास्कुलर बंडल के बारे में आपने सुना होगा, कैम्बियम के बारे में सुना होगा, कैलेक्स के बारे में सुना होगा। तो यही सब चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। जनरली आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा प्लांट एनाटॉमी, तो ये आपको जो है जनरली प्लांट एनाटॉमी या प्लांट टिश्यू में अपने को ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलती है, ठीक है। तो ये जनरली अंदर से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि जड़ों में सम्माहनीय बंडलों को तरीके से व्यवस्थित किया। इसके व्यवस्थित अरेंज के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, रेडिकल, वर्टिकल, है ना, खड़ी हुई अवस्था में, फैली हुई अवस्था में। तो किस प्रकार जो है जड़ों में सम्माहनीय बंडल व्यवस्थित होते हैं, तो आपको पता है कि वह आर्य ढंग में, यानी रेडियल सिमेट्री इनकी क्या होती है, रेडियल ढंग में, यानी आर्य ढंग में जो व्यवस्थित होते हैं। जड़ में सम्माहनीय बंडल कैसे व्यवस्थित होते हैं, रेडियली यानी आर्य ढंग से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्जिनल प्लेसमेंट। ये आपका मार्जिनल प्लेसमेंट आपने जो है आपने उस टॉपिक पढ़ा होगा, कौन सा, स्टडी ऑफ फैमिली। स्टडी ऑफ फैमिली में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फैमिली से कि सीमांत जो है नियोजन पाया जाता है, यानी जो आपको पता है जनरली आपने नींबू में देखा होगा, तो कुछ इस प्रकार से जो आपने कोई देखने को मिलते हैं प्रकार में नींबू के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और आपने जनरली अगर ककड़ी को देखेंगे तो आपको ऐसे बीज मिलते हैं। तो ये उसी प्रकार का मार्जिनल होते हैं, अलग अलग बीज के अंदर मार्जिनल होते हैं। ये इन्होंने पूछा है कि सीमांत नियोजन पाया जाता है, मार्जिनल जो प्लेसमेंट है किसमें पाया जाता है। तो जनरली आपको याद होना चाहिए, बट इन्होंने अंदर से पूछ लिया। जनरली देखो अपने को क्वेश्चन में जो है कुलों के नाम पूछे जाते हैं, तो सीमांत नियोजन है जनरली पी यानी मटर में पाया जाता है। याद रखिएगा, लेग्यूमिनेसी परिवार से संबंधित आपका सीमांत मार्जिनल, बाकी अपने को कहीं भी नहीं घुसना है। सीमांत मार्जिनल अपना मटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही आंसर डी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैम्बियम इज अ टाइप ऑफ, यानी कैम्बियम का एक प्रकार है। तो कैम्बियम कैसा प्रकार है भाई, कैम्बियम क्या पाया, कैम्बियम आपने कैम्बियम को जनरली आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐदा बोलते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि कैम्बियम एक प्रकार है। तो कैम्बियम क्या है, द्वितीयक विभाज्य जूतक है, या परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी विभाज्य जूतक है, या तृतीय विभाज्य जूतक है, या प्राथमिक विभाज्य जूतक है। यानी क्या है भाई, कैम्बियम क्या है। तो कैम्बियम आपका जनरली एक प्रकार का जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम या द्वितीयक विभाज्य जूतक। आपको प्राथमिक विभाज्य जूतक के बारे में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा कि जो प्राथमिक विभाज्य जूतक होते हैं ये किसमें पाया जाता है, जनरली भ्रूण की कोशिकाएं होती है, यानी एम्ब्रियो की कोशिकाएं होती हैं। तो उनमें देखो उस टाइम पे जो है क्या होता है, भ्रूण की अवस्था में क्या है, कैम्बियम विकसित नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको प्राथमिक, आपने इन्होंने ऑप्शन में भी दे रखा है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम उस टाइम पे विकसित नहीं होता है कैम्बियम, यानी ये था। तो ये जो भ्रूण की कोशिका में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो कैम्बियम किस में पाया जाता है, तो कैम्बियम आपका जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम में विकसित हो जाता है, यानी द्वितीयक विभाज्य जूतक क्या होता है, कैम्बियम का एक प्रकार है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आगरा है ना, यानी कैम्बियम किस में पाया जाता है, द्वितीयक विभाज्य जूतक में पाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 11 है कि पुष्प अक्ष में पुष्पों की व्यवस्था कहलाती है। पूछिए आप, बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन फ्लोरल एक्सेस इज कॉल्ड, यानी पुष्प अक्ष में
पुष्पों की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? इनफ्लोरोसेंस कहा जाता है, या प्लेंटेशन कहा जाता है, या फाइलोटेक्सो कहा जाता है, या एडवेंटेशन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? फूलों की व्यवस्था, जो अक्षोभा जो फूलों की व्यवस्थाएं होती हैं उनको जनरली क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पुष्पक्रम। यानी जो पुष्प में फूलों की व्यवस्था का क्रम क्या कहलाए? पुष्पक्रम कहलाए भाई। तो जनरल क्वेश्चन है, अपने को कहीं भटकना ही नहीं है ना। पुष्प विन्यास के बारे में आपने सुना होगा। पुष्प विन्यास बहुत सारे होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं, कोर छादी होते हैं, ये पुष्प के विन्यास होते हैं अलग अलग। जब आप पढ़ेंगे टॉपिक तो आपको समझ में आ जाएगा। और पर्ण विन्यास आपको पता ही है, पत्तियों के विन्यास जो अलग अलग, किसी में पतली लीफ है, किसी में चौड़ी लीफ है, तो ये जो पर्ण विन्यास हो गया आपका, ठीक है। जनरली जो है आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में ही जो आंसर छिपा होता है भाई। अब देखिए, आप पुष्प व्यवस्था क्रम को पुष्पक्रम बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं भाई। इसमें अपने को जहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 11 का ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 है कि इंडियन हर्बिस आर, मतलब भारतीय हर्बेरियम को निम्नलिखित वर्गीकरण प्रमाण प्रणाली के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो किसने व्यवस्थित किया था भाई भारतीय हर्बेरियम को? मतलब किसने व्यवस्थित किया था? हिचिंसन ने, या आपका कैरोलस लिनियस ने, या आपके वेंथम हुकर ने, या जॉन रे ने? तो दोस्तों भारतीय हर्बेरियम को जो है सबसे बड़ा योगदान जाता है आपके वेंथम हुकर को, ठीक है। किसको जाता है? वेंथम हुकर ने जो है भारतीय हर्बेरियम को जो है व्यवस्थित तरीके से इन्होंने उसको चीज़ों को बताया था। बेंथम हुकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुल को व्यवस्थित तरीके से समझाया था। बेंथम हुकर ने 3 प्रकार के टाइप दिए थे कुलों के, तो इन्हें व्यवस्थित तरीके से समझाया था बेंथम हुकर ने, इसलिए जो है इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। और कैरोलस लिनियस तो आपको पता ही है, ठीक है। और जॉन रे ने जो है आपको जाति शब्द दिया था, याद रखिएगा। यानी स्पीसीज शब्द किसने दिया था? स्पीसीज वर्ड। तो जॉन रे ने आपको स्पीसीज वर्ड दिया था, याद रखिएगा। ये आपने से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो है जॉन रे ने क्या दिया था? जॉन रे ने आपको स्पीसीज या जाति शब्द दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर जो है सी है, यानी भारतीय हर्बेरियम जो है आपके बेंथम हुकर है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण है, यानी लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। यानी जो कोशिका चक्र आपको पता है कि 3-4 जो है चक्रों में चलती है आपकी, है ना। इंटरफेज, एस फेज, एम फेज। इन फेजों में आपने इन फेजों के बारे में सुना होगा। ये फेज आपको अलग अलग फेज में चलती है आपकी, अलग अलग टाइमिंग रहती है कि यहाँ पे इंटरफेज रहता है, क्योंकि ज़्यादा अधिकतर टाइम जो है इंटरफेज लेता है आपका। 90% टाइमिंग आपकी कौन सी लेती है? इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेस जो है आपकी 90% टाइमिंग को जो है कवर करती है, ठीक है। तो याद रखिए कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण क्या है? तो कोशिका चक्र का जो है सबसे लंबा चरण आपका है इंटरफेज, यानी अंत अवस्था जो है कोशिका चक्र का सबसे लंबा टाइम पीरियड माना जाता है। 90% टाइमिंग यही लेता है इंटरफेज। इसके अंदर ही आपको बहुत सारी क्रियाएं मिलेगी। इंटरफेस के अंदर आपको मिल जाएगी एम फेज, मिल जाएगी एस फेज, मिल जाएगी, और जो है बहुत सारी अलग अलग फेजेस इसमें चलते हैं। तो वो फेज अपने को इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है इसका अलग अलग, ठीक है। ये आपने इसके टाइम पीरियड के बारे में देख लिया। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सही आंसर सी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि बिखरे हुए संवहन बंडल पाए जाते हैं, यानी बिखरे हुए संवहन बंडल किसमें पाए जाते हैं? आप देख सकते हैं ये आपको दिख रहा है सेक्रेटेड वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन, यानी बिखरे हुए जो संवहन बंडल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? पत्तियों में उपस्थित होते हैं, या जड़ में उपस्थित होते हैं, या आपके डाइकोट जो स्टेम होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं, या आपके मोनोकोट स्टेम में? तो किस में आपके जो खुले हुए संवहन बंडल पाए जाते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपकी क्या है, प्लांट टिश्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने जो प्लांट टिश्यू चैप्टर पढ़ा है तो आपसे जनरल ये क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। थोड़ी टफ होते हैं, इनकी हिंदी लैंग्वेज टफ होती है, बाकी हिंदी में बड़े और इंग्लिश में बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही पूछ रहे हैं कि बिखरे हुए संवहन बंडल किस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बिखरे हुए संवहन बंडल आपको पता है कि जो है मोनोकोट स्टेम में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लक्षण है ये। इसके आप जो है चार्ट पढ़ोगे तो आपको सब समझ आएगा। डाइकोट स्टेम में क्या होता है, मोनोकोट स्टेम में क्या होता है, डाइकोट लीफ में क्या होता है, मोनोकोट लीफ में क्या होता है। इसकी जो अलग अलग चार्ट बनी हुई, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा। पूरे 2-2 करके चार्ट बनी हुई है इनकी, तो उनमें सब लिखा हुआ किसमें कैम्बियम पाया जाता है, किसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, किसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सब जानकारी जो है आपको कैलेक्स किसमें उपस्थित होता है, किसमें कैलेक्स नहीं होता, तो ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यही इन्होंने पूछा है कि बिखरे हुए संवहन मंडल किसमें पाए जाते हैं? तो बिखरे हुए जो है संवहन मंडल पाए जाते हैं मोनोकोट में। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है आपको मेज, यानी मक्का जो है इसका बेस्ट उदाहरण है। अगर
अगर आप देखोगे बिखरे हुए सम्मान मंडल जो आपको मेज में देखने को मिल जाएंगे, है ना, तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है क्या, मेज। कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि बिखरे हुए सम्मान मंडल किसमें पाए जाते हैं और अगर क्रॉप्स के नाम दे 3-4, तो सबसे अपन किसको चुनेंगे, जो है मेज को चुनेंगे, क्योंकि मेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बेस्ट उदाहरण है आपका बिखरे हुए सम्मान मंडल का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आपने सुना होगा प्रोटेस्टा क्या होते हैं, ये जो है आपके वर्ग या गण टाइप के होते हैं प्रोटेस्टा। आपके इसके बारे में आपने सुना होगा प्रोटेस्टा के बारे में, मोनेरा, प्रोटेस्टा, ये आपके जो है इसमें अलग अलग जो है जंतुओं को रखा गया है। तो यही पूछ रहा है कि प्रोटेस्टा की कोशिकाओं में होते हैं। तो एक बात आप याद रखिएगा, जो ये प्रोटेस्टा है ना, तो ये जो आपका प्रोटेस्टा है, तो ये ना तो कवक है, ना ही ये पौधा है और ना ही ये जंतु है। मतलब ये जो है किसी में नहीं आता। मतलब ये इसको ये अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ना तो ये कवक में आता है, ना ये पौधे में आता है, ना ये जंतु में आता है, प्रोटेस्टा। ठीक है, तो ये इन्होंने पूछा था प्रोटेस्टा की कोशिकाएं हैं। तो प्रोटेस्टा की कोशिकाएं कैसी हैं, यूनिसेलुलर या यूकैरियोटिक यानी मल्टी सेलुलर या प्रोकैरियोटिक यानी मल्टी सेलुलर या यूकैरियोटिक यानी यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोटिक। तो क्या है प्रोटेस्टा की कोशिकाएं हैं, तो वो क्या है आखिर, ये पूछना है। तो देखो प्रोटेस्टा की जो कोशिकाएं हैं वो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक हैं। कैसी है, एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक यानी यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इस पे आप 1 स्टार लगा लें, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रोटेस्टा की कोशिकाएं जो है क्या है, एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यानी निम्नलिखित में से किस में जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मतलब जो है आपके साइटोलॉजी से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसमें, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी में। यानी आपको जो मिड टर्म का पेपर है उसमें अधिकतर क्वेश्चन किससे आते हैं, साइटोलॉजी से। नोट करके रखिएगा दोस्तों, या आप इसको इस चैप्टर को जो है अपने बिल्कुल हाथ में लेकर रखें इस चैप्टर को, किसको, साइटोलॉजी को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर में देखोगे कि मिड टर्म के जो है आपको साइटोलॉजी टॉपिक की आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए उसको चैप्टर को अपना कवर करके रखें पूरा, कि निम्नलिखित में से ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें होती है, वायरस में, बैक्टीरिया में, या प्लांट में, या मोनेरा में। तो यही पूछ रहा है। तो देखो जो है अपनी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो देखो जो आपकी, देखो याद रखिएगा, मैंने कुछ आपको पहले भी थॉट्स बताए थे कि जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और मोनेरा के जितने भी होते हैं, ये किन में पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक का लक्षण है। किसके लक्षण है, ये प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, बट जो आपका प्लांट है, तो प्लांट किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। यानी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो किस में पाई जाती हैं, पौधे में पाई जाती हैं। याद रखिए क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है। यानी निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं तो किस में होती हैं, पौधे में होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी में उपस्थित जीवों की कुल संख्या और प्रकार के योग को कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो टोटल जीव प्रेजेंट है और उनकी कुल संख्या के प्रकार के योग को क्या कहते हैं। मतलब जो जितने भी जीव हैं उनकी टोटल संख्या को, उनको जोड़कर उन संख्या को, टोटल संख्या को क्या कहते हैं, अनुवांशिक भाव यानी जेनेटिक ड्राफ्ट, या उसको पॉपुलेशन डेंसिटी, या उसको जीन फेलो, या उसको जैव विविधता। तो आपने जो हो दोस्तों जैव विविधता के बारे में यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा। तो जो है टोटल पृथ्वी के कुल जीवों की संख्या को टोटल क्या कहते हैं, जैव विविधता करते हैं। जैव विविधता में बहुत सी चीजें, जीव जंतु, उनको टोटल जोड़ के इकट्ठा करके उनको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल भाई, आपने जब साइटोलॉजी स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है कि जीवन की इकाई है। तो जीवन की इकाई क्या है आपकी, यानी कोशिका जो है सेल को क्या कहा जाता है, जीवन की इकाई कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोशिका को। यानी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी, यानी कोशिका को जो है जीवन की इकाई कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि सेल से ही सब कुछ बनता है भाई। अंगों का विकास कितने होता है, सेल से जो है एक क्रम दिया रहता है, पूरा पैटर्न कि आपका जो है सेल से आपके जो बनेंगे ऑर्गन बनेंगे, क्या बनेंगे, सेल के बाद ऑर्गन बनेंगे, है ना, ऑर्गन के बाद जो है आपके टिश्यू बनेंगे, टिश्यू के बाद आपके जो है कंकाल बनेंगे। ऐसा पूरा पैटर्न रहता है। वही इसी आपको याद रखना है कि जो है फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स है बॉडी की, तो कौन है, सेल है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि निम्नलिखित में से, देखिए एनिमल हस्बेंड्री भी आ गई है, कि निम्नलिखित में से कौन गाय की सुप्रसिद्ध दुधारू नस्ल है भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, याद रखिए भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी कौन सी ब्रीड है जो दूध के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो दूध के लिए देखो प्रसिद्ध, तो देखो हॉलिस्टीन फ्रीजियन भी है, पर उसने स्पेशली पूछ लिया भारतीय महाद्वीप में। ठीक है,
तो भारतीय महाद्वीप की होल्स्टीन फ्रीजियंस नहीं, क्योंकि होल्स्टीन फ्रीजियंस कहाँ की, हॉलैंड की है, आपको पता है, ठीक है, हॉलैंड की है। या इसको ये स्विट्जरलैंड की भी बोलते हैं कभी कभी, हॉलैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। साहिवाल आपको पता है भाई, पाकिस्तान कराची, पंजाब कच्छ क्षेत्र, पंजाब का रण क्षेत्र। जर्सी भी आपको पता है कहाँ से है, ठीक है। इंग्लिश चैनल आपकी जो इंग्लैंड का इंग्लिश चैनल आता है ब्रिटिश का, वो वहाँ से है। कॉन्क्रेज आपको पता है कहाँ से, ठीक है। कॉन्क्रेज अपनी जो है गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र आता है, वहाँ से संबंधित है। तो यही पूछ रहा है कि भारतीय जो सुप्रसिद्ध दूध के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सी नस्ल है, साहिवाल, ठीक है। तो साहिवाल जो भारतीय महाद्वीप में ही मानी जाती है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है। बट दोस्तों याद रखिए, गवर्नमेंट के अप्रूवल के अनुसार अगर आपको कॉन्क्रेज की जगह अगर इन्होंने सिंधी दे दिया होता, क्या बाई चांस अगर इन्होंने क्या दे दिया था, सिंधी, लाल सिंधी, कौन सी सिंधी, लाल सिंधी अगर इन्होंने दे दिया होता, तो ऑब्वियसली सी बात है अपन साहिवाल को ना जाके किस पे जाते, लाल सिंधी पे जाते, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है अब जो है लाल सिंधी को ही सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध गाय की नस्ल माना जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। साहिवाल को नहीं माना जाता, किसको माना जाता है, लाल सिंधी को, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीज पत्रों को जमीन के ऊपर धकेला जाता है, मतलब बीज पत्रों को जमीन के ऊपर धकेलना जाता है, क्या कहलाता है, किसके द्वारा धकेला जाता है, अंकुरण यानी हाइपोजियल जर्मिनेशन के कारण, या सभी अंकुरण में, ठीक है, या जो है आपका आफ्टर जर्मिनेशन यानी अंकुरण के बाद, या इपीजियल जर्मिनेशन। उस क्रिया को क्या बोलते हैं कि अब बीज से आपने देखा होगा कि जब सब शुरुआत में तो आपने देखा होगा 2 पत्ते निकलते हैं, ऐसे करके आप जो है 2 पत्ते निकलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या धकेलते हैं पत्ते को, तो यही पूछ रहा है कि बीज पत्रों यानी कॉटिलिडन को जमीन के ऊपर धकेला जाता है, किसके द्वारा, तो वो धकेला जाता है आपका इपीजियल जर्मिनेशन के द्वारा। किसके द्वारा, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। ये पूछ रहा है कि उस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो उस क्रिया को अपन बोलते हैं इपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है, याद रखिएगा। यानी इपीजियल मतलब इपीजियल, हाइपोजियल आपने इनके बारे में सुना होगा, अधोसतही है, अति सतही है, तो यही है कि इपीजियल जर्मिनेशन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 21 बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, प्राकृतिक चयन का, ठीक है, याद रखिए, प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों का यानी चयन के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, लेमार्क या नोबेल या डार्विन या मेंडल, ठीक है। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किए थे, तो वो प्रस्तावित किए गए थे आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किनके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। याद रखिए इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन। इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपसे पूछा गया प्राकृतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे, तो वो किए थे चार्ल्स डार्विन ने। कब किए थे भाई, नोट कर लीजिएगा, कब किए थे, 1800 यानी 1859 में जो है इन्होंने क्या किए थे, आपके प्राकृतिक संसाधनों की जो है सिद्धांतों का इन्होंने प्रतिपादन किया था डार्विन ने। ये एक महाद्वीप पे ये निकल गए थे सिर्फ 5 साल के लिए, तो वहां पे इन्होंने उस एनालिसिस किया, हर चीज का जो है बारीकी से अध्ययन किया, तब इन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कब किया था, 1869 में, 1800 है ना, यानी 1859 में जो है इन्होंने क्या किया था, इसको प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। बट इनकी एक और बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, डार्विन के द्वारा बुक लिखी हुई थी, तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डार्विन के द्वारा ऐसी कौन सी जो बुक थी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो डार्विन की जो बुक फेमस हुई थी उसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ऑन द ओरिजिन, ठीक है, ऑन द ओरिजिन लिख लीजिएगा दोस्तों, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या, स्पीसीज, SPECIES, ठीक है, स्पीसीज। तो ऑन द स्पीसीज इनकी करके एक बुक बहुत फेमस हुई थी, किसकी, डार्विन की। डार्विन की बुक का नाम क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब हुई थी ये प्रतिपादित, इनके नियम कब प्रतिपादित हुआ था, 1859 में जो है इनका नियम प्रतिपादित हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका डार्विन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं दोस्तों गेहूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। गेहूं परिवार से संबंधित है, ये तो बेसिक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है भाई, कि गेहूं कौन से परिवार से संबंधित है। तो गेहूं जो है आपका जर्मनी से, ग्रेमिनी परिवार से संबंधित है। जितनी भी सीरियल क्रॉप्स आती हैं वो किस में आती हैं, ग्रेमिनी में आती है। भले वो धान तो अपना पोएसी में आता है, पर ये संबंधित कुल जो है सारे इसी में ही आते हैं। आपके पुराने अनाज बहुत सारे हो गए, जौ, जई, बाजरा वगैरह, तो ये सब किस में आते हैं, ग्रेमिनी फैमिली में आते हैं। ब्रेसिकेसी आपको पता ही है कि मूली वगैरह हो गया अपना, गाजर, मूली हो गया अपना, और जो है ब्रेसिकेसी परिवार की बहुत सारी जो है हो गई, ठीक है। और अगर फेबेसी आपसे पूछा जाए तो उर्द सबसे ज़्यादा फेमस है। फेबेसी में कौन सा, उर्द के बारे में आपने सुन रखा होगा, उर्द फेबेसी सबसे ज़्यादा फेमस है। मालवेसी में आपको पता है कपास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कपास हो गया आपका, गुड़हल हो गई, तो ये सभी मालवेसी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर डी है, ठीक है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है भाई 23 नंबर का कि संगठित परमाणु में नहीं पाया जाता, यानी ओरिजिन न्यूक्लियर इन नॉट अ फाउंड, यानी संगठित केंद्रक। दोस्तों सॉरी यहाँ याद रखें परमाणु नहीं है, यहाँ पे केंद्रक है, ये गलती से जो है टाइप हो गया आप में से। यहाँ पे क्या है, केंद्रक है, यानी संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो भाई केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है, संगठित, तो संगठित केंद्रक है जो आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है। संगठित केंद्रक किस में नहीं मिलता है, प्रोकैरियोटिक में। मैंने जस्ट आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक में आपने वो क्या क्या नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यही है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं मिलता है अपने को, संगठित केंद्रक नहीं मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बीज का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीड, यानी बीज का भाग नहीं है। ठीक है, तो बीज का भाई ऐसा कौन सा है जो बीज का भाग नहीं है, संधि यानी नोड, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, बिल्कुल भाई भ्रूणपोष तो बिल्कुल भाग है बीज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कॉटिलीडन बीज पत्र बिल्कुल भाई, भ्रूण बिल्कुल, ये तीनों बीज के भाग हैं भाई। संधि क्या है, नोड आपने सुना होगा, नोड इंटरनोड, पर्व संधि, तो ये अपने को कहाँ मिलती है, तने पे मिलती है। तो ये भाई देखो बीज का भाग नहीं है। कौन नहीं है, नोड इंटरनोड, यहाँ पे नोड भी हो सकता था, इंटरनोड भी हो सकता था, यानी पर्व और पर्व संधियाँ कहाँ मिलती है अपने को, तने पे मिलती हैं। तो इसलिए ये अपना ये आंसर, ये जो है ये आंसर अपना नहीं है, क्योंकि बीज का ये भाग नहीं है। किसका भाग है, तने का भाग है। बाकी ये तीनों जो है आपके बीज के भाग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए सही आंसर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि देखिए एक और एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है कि जमुनापारी प्रसिद्ध नस्ल है। जमुनापारी इज अ फेमस ब्रीड। तो जमुनापारी किसकी फेमस ब्रीड है भाई, काऊ, कैमल, सीप या गोट, किसकी फेमस ब्रीड है भाई, जमुनापारी बकरी की बहुत ही प्रसिद्ध नस्ल है दोस्तों, जो कि ये अपने को जो है यमुना के किनारे वाले क्षेत्रों में मिलती है। ये जमुनापारी बकरी कहाँ पे, यमुना के क्षेत्र के आसपास जो है जमुनापारी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बहुत ही दुधारू नस्ल मानी जाती है ये। तो ये जो कि एक प्रकार की बकरी की नस्ल है। ठीक है, यही पूछा कि किसकी नस्ल प्रसिद्ध नस्ल, तो ये जो है बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। आगरा या यमुना के आसपास का क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर बोल रहा है कि पौधे में जाइलम, यही पूछ रहा है क्या, पौधे में जाइलम का संचालन करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जाइलम का जो है कार्य क्या है ये पूछ रहा है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जाइलम का यूज क्या है। ठीक है, पौधे में जाइलम का यूज क्या है, तो केवल पानी के लिए या अकार्बनिक पोषक तत्वों के लिए, यानी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए, या बोथ, यानी जो पानी और अकार्बनिक दोनों तत्व के लिए, या पूरे पौधे को तैयार भोजन, यानी जो है पूरे पौधे को भोजन देने के लिए। क्या काम है भाई जाइलम का, तो जाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि पानी का जो है सबसे पहले पानी को और अकार्बनिक खनिज तत्वों को का संचार करना। ये मुख्य काम है किसका, जाइलम का। जाइलम का मुख्य काम क्या है, पानी को जो है ऊपर लेके जाना और खनिज तत्वों यानी मिनरल्स को भी जो है अपने साथ लेके जाना। ये मुख्य काम है किसका, जाइलम का। ठीक है, फ्लोएम का आपको जो है पता है, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का संचरण करना, यानी भोजन को जो है भोजन का ऊपर लेके जाना, यानी जो है आपको किस में काम आता है, ये प्रकाश संश्लेषण में जो है फ्लोएम उस टाइम पे एक्टिव रहता है। तो जाइलम का मुख्य काम क्या है, कि जाइलम का आपका ना मुख्य काम है पानी का संचरण करना, खनिज लवणों का संचरण करना, और जो है फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है कि भाई देखो आपको पता है कि जो है पौधों में भोजन किसके रूप में मिलता है, ग्लूकोज के रूप में। ठीक है ना, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की एक्टिव शुगर है, बनता तो दोस्तों किसके, सुक्रोज के फॉर्म में, क्योंकि सुक्रोज एक प्रकार की इनएक्टिव शुगर है। ठीक है, तो सुक्रोज के फॉर्म में बनता है, बट इसके बाद रिकवर किस में होता है, ग्लूकोज के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ग्लूकोज क्योंकि ये एक्टिव शर्करा है, ये इनएक्टिव शर्करा है, तो बनता किसके फॉर्मेट में है, ये सीधा एक्टिव शर्करा के फॉर्मेट में, इसलिए इसका संचरण होता है। देखिए ग्लूकोज के संचरण में किसका, फ्लोएम जो है ग्लूकोज को ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है सही आंसर आपका जो है सी सही आंसर है। ठीक है, लिख लीजिएगा क्या, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर सी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 27 बोल रहा है कि मुर्रा किसकी प्रसिद्ध नस्ल है, मुर्रा। तो मुर्रा फेमस ब्रीड किसकी है, तो मुर्रा जो है आपकी भैंस की फेमस ब्रीड है, यानी बफेलो जो है ये भैंस की एक बहुत ही फेमस ब्रीड है, जो कि आपके जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपने को ये ब्रीड मिल जाएगी। बहुत ही भारत की बहुत ही फेमस ब्रीड है। विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल जो है मुर्रा ही मानी जाती है। 2000 लीटर प्रति ब्याज जो है इसका दूध उत्पादन है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा बफेलो जो है मुर्रा एक प्रकार की भैंस की नस्ल है। ठीक है, अब हम चलते हैं पौधे में रीढ़ की हड्डी संशोधित होती है,
स्पीशीज इज अ प्लांट आर मॉडिफाइड, यानी पौधे में रीढ़ की हड्डी संशोधित होती है। कहाँ संशोधित होती है? पौधे में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कहाँ संशोधित होती है, ये कहने का मतलब है। अब भाई कई लोग जो है स्टेम पे जाएंगे आंसर, मेरे को पता है। कई लोग क्या लगाएंगे भाई? स्टेम लगाएंगे, है ना। क्यों लगाएंगे भाई स्टेम? उनको पता है भाई शायद इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता हो, ठीक है ना। तो बट दोस्तों जो है पौधे की रीढ़ की हड्डी तने को नहीं कहा जाता है। पौधे में जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पत्ती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? पत्ती को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने जब पत्ती में देखा होगा, अपन जबकि उसको रीढ़ की हड्डी नहीं बोले, रीढ़ की हड्डी जो पत्तियों में आपने एक देखा होगा इंटरनोड पाई जाती है, इसको जो है अपन क्या बोलते हैं? पौधे में रीढ़ की हड्डी को संशोधित होती है, इसके रूप में जो है संशोधित होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। यानी पौधे की जो रीढ़ की हड्डी संशोधित हो किसको कहा जाता है? लीफ को कहा जाता है, ठीक है। अब चलते लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आप 29 बोल रहा है कि रेशम उत्पादन किसके उत्पादन से संबंधित है, यानी सेरीकल्चर इज रिलेटेड ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो आपका सेरीकल्चर ये किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर आपको पता है किससे संबंधित है दोस्तों, है ना। सेरीकल्चर जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये अपना जो है लाख से संबंधित है, यानी लाख उत्पादन। आपके लाख के बारे में आपने सुना होगा कि आपका बॉम्बेक्स मोराई जो है लाख के प्रोडक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है ना। लाख का अगर आपसे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो है रेशम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, या लाख का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो लाख का जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका होता है सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना, सेकंड नंबर पे आपका इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है? चाइना, सेकंड पे आपका इंडिया, यानी रेशम प्रोडक्शन में जो है लाख से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो है आपका रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम जो है आपका लार्वा से प्राप्त होता है। किससे? लार्वा। आपकी पता है 3 स्टेज होती हैं, 3-4 स्टेजेस होती हैं, लार्वा, प्यूपा, है ना, वयस्क। तो ये स्टेज आपको लार्वा से प्राप्त होता है रेशम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता, यानी एनिमल जो सेल होती हैं उसमें क्या होता है? ये अब्सेंट होता है। तो यही पूछ रहा है आपने से, ठीक है, कि जो है निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता। तो वो आपका देखो जंतु कोशिकांग में आपको पता है कि जंतु में देखो माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा अपने को भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः कोशिकीय जो है चीज़ें वो मिल जाएंगी, न्यूक्लियर यानी केंद्रक मिल जाएगा। बट दोस्तों आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, यानी हरित लवक नहीं मिलेगा। हरित लवक सीधी सी बात है, आपको कहाँ मिलता है? हरित लवक मिलता है अपने को पत्तियों में, है ना। तो पत्तियों भाई जंतुओं में कहाँ से पत्तियाँ आ जाएंगी? तो सीधी सी बात है कि जंतुओं में नहीं उपस्थित होता, वो क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जंतुओं में क्या क्या अब्सेंट होता है। तो जंतुओं में मैं आपको बताऊँ तो जंतुओं में अब्सेंट होता है भाई, देखो आपके एक आपने सुना होगा किसके बारे में? किसके बारे में? एक सुना होगा आपने लवक के बारे में, यानी प्लास्टिड जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड, लवक, ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक है। किसके बारे में? ग्लाइऑक्सीसोम, लिखते जाइएगा ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम के बाद आपने एक सुना होगा जो है प्लाज्मो जो है आपका प्लाज्मोडियम के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कुछ करके नाम होते हैं इनके, तो याद रखिए जो है क्लोरोप्लास्ट जो है किसमें अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों मैंने आपको बता दिया। टोटल 13 क्वेश्चन जो है आपके मिड टर्म में आते हैं, है ना। तो ये पूरी जानकारी जो मैंने आपको दे दी क्वेश्चन के माध्यम से। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली छोटी छोटी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहा। तो और भी अगर आप पेपर के बारे में बोलेंगे तो और भी पेपर लाएंगे, कमेंट करके आप हमें बताएं, ठीक है। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।